Hello students, today I will discuss on a topic centripetal acceleration. The definition is a body undergoing uniform circular motion is acted upon by an acceleration which is directed along the radius towards the center of the circular path. It's called centripetal acceleration. आइए समझते हैं इसकी डेफिनेशन को। कहता है कि अ बॉडी अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इस वाले डायग्राम को हम लोग फॉलो करेंगे। सपोज वन बॉडी इज मूविंग इन दिस सर्कुलर पाथ, क्या होगा? इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सेलरेशन, राइट, विच इज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कोई बॉडी इस सर्कल में इस तरह से घूम रही है, तो कहते हैं कि इस पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है और उस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है वह सर्कल के रेडियस के अलोंग होता है, और रेडियस में किधर? टुवर्ड द सेंटर होता है। जैसा कि आप इस एरो से समझ रहे हैं, हर जगह आप देख पा रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वह इसके सेंटर की तरफ होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा अलग से समझेंगे। फिर इसके जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसके लिए यहाँ पर मैंने डायग्राम बना रखा है, इसकी हेल्प से हम लोग समझेंगे। और एक बात यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन। इसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ही सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोई बॉडी जब सर्कल में मूव कर रहा होता है तो उस पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगते हैं, और इस एक्सेलरेशन लगता है उस बॉडी पर, वह सेंटर की तरफ जाना चाहता है। उसका जो डायरेक्शन होता है उस एक्सेलरेशन का वह सेंटर की तरफ होता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन। आइए मैं कुछ जनरल बात पर डिस्कशन करूंगा। तो सपोज दिस इज अ सर्कल, दिस इज सेंटर, सपोज this is one diameter and another diameter we can take along in this direction। अब देखिए हमें क्या करना है कि सपोज वन बॉडी इज रिवॉल्विंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस तरह से ये रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, सपोज बॉडी इज प्रेजेंट इन दिस पोजिशन, बॉडी को किधर जाना चाहिए? इट शुड गो स्ट्रेट। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या आता है? Body will continues to be in straight line with uniform velocity unless an unbalanced force act on it। यह बॉडी सीधे स्ट्रेट चलेगी। मान लीजिए कोई स्टोन घूम रहा है या कोई भी बॉडी जो सर्कल में घूम रहा होता है, वह सर्कल में घूम रहा है, जिसके पीछे का रीजन अब मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है और वह स्ट्रेट लाइन पर कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे, उसके डायरेक्शन को चेंज करने वाला कोई फोर्स ना लगे। इसका मतलब है ये यूनिवर्सल रूल है, लेकिन इसके डायरेक्शन को अगर चेंज किया जाता है तो उसको उस पर एक फोर्स लगना चाहिए। और हम यहाँ देख पा रहे हैं कि बॉडी स्ट्रेट ना जा करके सर्कल में घूम रही है। इसका मतलब यहाँ पर बॉडी पर फोर्स लगता है और उस फोर्स की वजह से बॉडी एक्सेलरेट करता है। दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो आइए हम लोग और समझते हैं कि सपोज हम ऐसा समझ सकते हैं कि बॉडी को अभी ये बॉडी यहाँ से चली है इस डायरेक्शन में और इसे यहाँ पर होना था, इस पोजीशन पर होना चाहिए। लेकिन क्या है कि बॉडी वो वहाँ ना होकर के बॉडी कहाँ पर है? तो यहाँ पर है। मान लिया जाए कि ये जो पोजीशन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसको आने में कुछ समय टी सेकेंड लगता। सपोज ये टी सेकेंड लग जाता, लेकिन हम देख पाते हैं कि इन रियल टी सेकेंड में बॉडी इस पोजीशन पर है। अब ये देखना है कि जो बॉडी यहाँ होना था वह बॉडी यहाँ है। इसका मतलब है कि कोई फोर्स लगा है इस डायरेक्शन में, और उस फोर्स का डायरेक्शन किधर है? तो सेंटर की तरफ है। वह फोर्स का डायरेक्शन सेंटर की तरफ है, तभी पार्टिकल या बॉडी जो यहाँ होना था वह वहाँ ना होकर के यहाँ है। अगले हम किसी दूसरे पोजीशन पर बात करते हैं कि सपोज अभी बॉडी कहाँ पर है? यस राइट, हम लोग ले सकते हैं यहीं से। सपोज ये यहाँ है। अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो यूनिवर्सल है, बॉडी को ऐसे जाना चाहिए, बॉडी को यहाँ पर होना चाहिए।
बॉडी का जो पोजीशन है वह यहाँ होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि इन रियल वो वहाँ नहीं है। जब वो सर्कुलर पाथ पर है, वो किधर है, तो वो यहाँ पर है, वो कहीं इधर है। इसका मतलब है कि जो बॉडी यहाँ पर होना था वो वहाँ ना होकर के सर्कल के ऑर्बिट में है। इट मीन्स वन फोर्स हैज एक्टेड ऑन दिस बॉडी विच डायरेक्शन इज टुवर्ड द सेंटर। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि बॉडी पर कंटिन्यूसली फोर्स लगती है, जिससे बॉडी का डायरेक्शन चेंज होता है। और इवन वेलोसिटी यूनिफॉर्म ही क्यों ना रहे, लेकिन अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करता है देन वी से देयर इज ए एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी। और वह जो एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन है किधर, तो हम देख पा रहे हैं क्लियरली फोर्स का डायरेक्शन इधर है जो उस पर लग रहा है, और वह फोर्स है सेंटर की तरफ लग रहा है, जिसे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। उसी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होता है, एंड दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो आप सिंपल भाषा में याद रखिए कि जब भी कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो वह एक्सेलरेट करती है। क्यों एक्सेलरेट करती है? क्योंकि उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि कैसे इसका डायरेक्शन चेंज होता है। तो हमें समझ में आ गया कि बॉडी एक्सेलरेट करती है, और इस एक्सेलरेशन को कहा जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सिंपली सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो आइए सबसे पहले इस डायग्राम को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एक आप ये सर्कल देख पा रहे हैं, और सपोज वन बॉडी इज मूविंग इन दिस सर्कल, और इस बॉडी का एक पोजीशन है P, और एक स्मॉल टाइम इंटरवल के बाद बॉडी पहुंच जाता है Q पॉइंट पर। ठीक है, और सर्कल का रेडियस R है जैसा डायग्राम में गिवन है, और इस दरमियान इस डेल्टा टी समय पर द बॉडी हैज़ अटेंड एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज डेल्टा थीटा। इस समय इसने डेल्टा थीटा एक्वायर कर लिया। और साथ साथ देखिए यहाँ पर डेल्टा एस आप देख पा रहे हैं। तो ये डेल्टा एस क्या है, तो यहाँ पर ये कहा गया कि सिंस डेल्टा टी इज़ वेरी स्मॉल, ये जो टाइम है पी से क्यू ये इतना कम है कि हम इस आर्क को, दिस आर्क दैट इज पी क्यू, उसे हम सीधा स्ट्रेट देख सकते हैं। स्ट्रेट मतलब ये इस ट्राइंगल का एक साइड होगा। वी कैन से फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल दिस आर्क इज इक्वल टू दिस पी क्यू लेंथ। ठीक है, तो इस नेमिंग को याद रखेंगे। अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी डेल्टा एस, दिस इज डेल्टा थीटा, रेडियस सेंटर, दो पोजीशन है, एक पी है एक क्यू है। ठीक है, अब मैं आगे डिस्कशन बढ़ाता हूँ। व्हेन द बॉडी इज एट पोजीशन पी इट हैज़ वेलोसिटी v1। हमने मान लिया कि अभी इसके पास जो वेलोसिटी है वह है v1। उसके बाद जब यह बॉडी क्यू पोजीशन पर आती है तब इसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है, और इसको कहा दिया गया इट इज़ v2। हमने मान लिया एक बार v1 है और एक बार v2 है। अब देखिए आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो आप क्या करिए, इस वाले v2 को थोड़ा सा डॉट डॉट जैसे मैंने पीछे बैक किया ऐसा आप पीछे कर दीजिए, और इस वाले को थोड़ा सा इधर से बढ़ा दीजिए, जो वेक्टर का डायरेक्शन है थोड़ा सा आगे तक, और इसे v1 लिखिए v2 लिखिए। अब देखिए आपको एक इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल दिखाई पड़ रहा होगा, और मैथमेटिक्स का रूल्स है क्वाड्रिलेटरल में क्या होते हैं कि एक तरफ का एंगल अगर आपको मालूम है तो अपोजिट साइड का जो एंगल होता है वह 180 माइनस जो भी गिवन एंगल है लेफ्ट हैंड साइड का वो हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये जो एंगल आप देख पा रहे हैं ये एंगल कितने का होगा, दिस विल बी 180 माइनस डेल्टा थीटा। अब ये स्ट्रेट लाइन है तो बगल वाला एंगल क्या होगा, दिस विल बी डेल्टा थीटा। लेफ्ट हैंड साइड में 180 माइनस थीटा, इसका मतलब ये होगा डेल्टा थीटा। अब देखिए ये आपने समझ लिया। अब इस वाले पार्ट को जूम करिए, ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं ना, इस तरह से v1 इधर गया हुआ है v2 और बीच में एंगल है डेल्टा थीटा। इस वाले को जूम करिए तो आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। हमने इसको नेमिंग कर दिया। ये वाला पोजीशन जो है देख रहे हैं एंगल, इसे हमने कहा दिया a, इसे कहा b और एक c, और हमने वेलोसिटी को v1 और v2 का कुछ एक ऐसा मैग्नीट्यूड लिया जो कि इक्वल है। यहाँ पर हमने v1 v2 अलग अलग पॉइंट की पोजीशन पर दिखाया है, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड है v1 v2, क्योंकि आप लेंथ से भी आपको लग रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पर सेम है, तो ये सेम है, लेकिन फिलहाल नेमिंग को हमने v1 v2 ही रखा है।
अब जैसा कि हम लोग जानते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बॉडी पोजीशन ए पर थी, ए से चली गई, यस राइट, यहाँ से हम बात करते हैं, यस यस ठीक है, ओके। एक बार बॉडी इस डायरेक्शन में चली है, फिर उसके बाद क्यू पोजीशन पर बॉडी का डायरेक्शन ये है, तो दो वेक्टर है, दोनों को मिला करके हमें दो साइड मिलते हैं, एक ये है ए बी और एक साइड है ए सी, ठीक है ना। तो हमें अकॉर्डिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप बी से सी को मिला दीजिए, ठीक है। एक वेक्टर है v1, दूसरा वेक्टर है v2, और उसके बीच का जो इंटरवल है उसे आप कहिए डेल्टा v, और ये जो डायरेक्शन होगा बी सी का वह बी से सी की तरफ होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं जो बॉडी का टेंडेंसी है वो इधर जाने का है, ठीक है। तो ये हमारा इधर होगा। अब इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि रिजल्टेंट क्या है। सिंपली आप इस ट्रायंगल को थोड़ा एनालाइज करिए, इस फिगर को आप देख पा रहे हैं, एक डायरेक्शन इधर है, सेकेंड ये है, और रिजल्टेंट ये है। या आपको ऐसे भी समझिए, क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस पार्ट को समझना। स्टार्टिंग में आपको क्या मिला, एक v1 मिला है जो आप यहाँ से देख पा रहे हैं, सेकेंड v2 मिला है जो आप यहाँ से देख पा रहे हैं, दो आपको मालूम है। तो थर्ड वाला जो साइड होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, तो वो क्लोज करेगा ऐसे करके, ऐसा ही हो सकता है। और ओके राइट, ठीक है ठीक है ठीक है। तो फिलहाल हम इस पर एनालाइज करते हैं अकॉर्डिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये v1 है और ये डेल्टा v है, इसका जो रिजल्टेंट होगा वह क्लोजिंग होता है ये इधर। थोड़ा सा देखिए, मुझे लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको समझने में। v1 डेल्टा v वेक्टर, और ये है इसका क्लोजिंग, दैट इज ए सी विच इज़ v2। ये v2 अच्छे से नहीं दिखाई पड़ रहा है, बट दिस इज v2 वेक्टर। अब देखिए यहीं से हमें वर्क करना है, क्या करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। हमें इक्वेट करना है सिमिलर ट्रायंगल। दो ट्रायंगल आप देखने का प्रयास करिए, एक ट्रायंगल तो आप हमने इस वाले को जूम करके इधर कर लिया है, और दूसरा एक ट्रायंगल आप यहाँ देख पा रहे हैं, दैट इज ओ पी क्यू। दोनों को सिमिलर करिए, तो आप देख पा रहे हैं दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, नंबर 1। उसके बाद दिस साइड ओ पी बाई ओ क्यू, दैट इज आर बाई आर विच इज इक्वल टू 1। उसी तरह से जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लेंथ सेम है, इट मीन्स v1 डिवाइडेड बाई v2 दैट इज अगेन इक्वल टू 1। और आपको समझ में आ गया होगा, आपने सिमिलर ट्रायंगल जरूर क्लास 10 में पढ़ा है। द प्रॉपर्टी इज एस ए एस लग रहा है यहाँ पर, एस ए एस। इस प्रॉपर्टी से क्या हो रहा है, दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल, ये हमने दिखाने का प्रयास किया है। उसके बाद विल कंपेयर दिस पार्ट उसके बाद, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल हो जाने के बाद क्या होता है कि इस ट्रायंगल का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है इस ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के साथ इक्वल होता है। मीन्स कहने का मतलब है दिस पी क्यू विच इज डिवाइडेड बाई बी सी इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल टू ओ क्यू डिवाइडेड बाई ए सी। ऐसे करके प्रॉपर्टी बनती है व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ये हमने कहाँ से लिखा, तो वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दिस इज ए बी प्लस बी सी विच इज इक्वल टू ए सी। ये रिजल्टेंट है, क्लोजिंग साइड ये बन रहा है, ठीक है। उसके बाद वी कैन राइट दिस वी सी इक्वल टू ए सी माइनस ए बी, और हमें ए सी का वैल्यू मालूम है, ए सी इज वाट, दिस ए सी इज वेक्टर v2 एंड ए बी इज v1। तो हमने लिखा ए बी को v1 और ए सी को v2, एंड दिस डिफरेंस इज डेल्टा v सपोज। अब जैसा अभी मैंने बताया पी ओ क्यू एंड बी ए सी ट्रायंगल से हम लोग प्रॉपर्टी को देख पाते हैं कि एक आपको डेल्टा क्यू कॉमन दिखाई पड़ती है, दूसरा ओ पी बाई ओ क्यू इक्वल टू ए बी बाई ए सी। देख लीजिए, ओ पी बाई ओ क्यू इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये इनका रेशियो 1 होता है, ये दोनों भी इक्वल है, इनका भी रेशियो 1 होता है, तो इक्वल है आपस में, और इनका जो बीच का एंगल है वो भी इक्वल है। तो इस तरह से
SAS प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। सिमिलर होने के बाद ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं PQ बाई OP। कैसे लिखा गया? PQ बाई PQ बाई OP, राइट। हाँ ठीक है, हम वैसे भी लिख सकते हैं, हम PQ बाई BC भी लिख सकते हैं, बट वी कैन ऑल्सो राइट, एक यहीं से हम लोग बना लेते हैं। वी कैन राइट PQ बाई OP, दिस इज इक्वल टू BC बाई AB। ठीक है, क्या हमने बताया कि एक बार ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे देन वी कैन राइट PQ बाई OP बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल एंड BC बाई AB। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, जिसे हमने यहाँ पर लिख दिया। अब PQ का जो वैल्यू है वो है डेल्टा S। आप देख पा रहे हैं PQ इज डेल्टा S एंड दिस OP इज R, और उसके नीचे हमने लिख दिया स्मॉल r, और BC इज डेल्टा B एंड AB इज V। फिगर में देखिए AB इज V एंड BC इज डेल्टा B, और क्योंकि V1 V2 इक्वल है तो हम V से ही सिम्बलाइज कर देते हैं, अलग से 1 2 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आप पहले लिखिए डेल्टा V इक्वल टू, इस वाले पार्ट को अलग करिए, दैट इज इक्वल टू V बाई R इंटू डेल्टा S। अब इस वाले को टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ डेल्टा T, या सिंपली कहिए डिवाइड कर दीजिए, देन वी गेट डेल्टा V बाई डेल्टा T, दैट इज व्हाट, दैट इज एक्सेलरेशन। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड, दैट इज एक्सेलरेशन, एंड राइट हैंड साइड V बाई R जो पहले से है, और डेल्टा S बाई डेल्टा T, दैट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, दैट इज व्हाट, दैट इज वेलोसिटी। मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट V स्क्वायर बाई R, द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। इसे आप एनी हाउ याद रखेंगे बहुत अच्छे ढंग से, और एक रिलेशन हमें अच्छे से मालूम होता है V इक्वल टू R ओमेगा। अगर आप इस V का वैल्यू R ओमेगा यहाँ बैठा देते हैं, देन यू गेट अनदर एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू एंगुलर वेलोसिटी, एंड इट इज़ R ओमेगा स्क्वायर। तो आज के वीडियो में इम्पोर्टेंट यही है कि आपको क्लास 11th में सबसे ज़्यादा क्या करना है, तो इस वाले एक्सप्रेशन को, एक्सेलरेशन इक्वल टू V स्क्वायर बाई R एंड एक्सेलरेशन इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर, एनी हाउ दिमाग में लॉक करना, यू हैव टू लॉक इन योर ब्रेन। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।